नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, ये पर्यावरण का गोल्डन पेपर नंबर 10 है। तो सुबह ही बोल दिया था कि आपके पर्यावरण का वीडियो आ जाएगा 3 बजे, ठीक है। तो जिस दिन बोल दिया जाता है वीडियो आ जाता है, अगर वीडियो नहीं आता है तो उस दिन मेगा टेस्ट होता है। लेकिन फिर भी कोई इमरजेंसी होती है तो फिर वीडियो नहीं आ पाता है। बाकी सुबह 2 वीडियो तो आ ही जाते हैं। वापस आपके 2 या 3 दिन बाद मेगा टेस्ट लिया जाएगा साथियों, तो तैयार रहिएगा। और इस बार का मेगा टेस्ट का लेवल कुछ अच्छा रहने वाला है। अच्छा मतलब हार्ड लेवल भी आप उसको बोल सकते हो, ज़्यादा हार्ड रखेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड रखने से कुछ मतलब नहीं है। जो एग्ज़ाम लेवल है, सीधी सी चीज़ है, एग्ज़ाम लेवल के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको। 18 तारीख तक मान सकते हो वीडियो को, 18 या फिर 17 तारीख को भी मान सकते हो। तो देखिए, संपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दें। तो इसमें आपके प्रश्न संख्या 1 है, राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है। विवाह में दिया जाने वाला जो दहेज है, राजपूतों में उसे डाबरिया कहते हैं। बंधुआ मजदूर, दास दासियां या कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में दिए गए दास दासियां। तो वर्तमान में तो नहीं है ये प्रथा, लेकिन पहले हुआ करती थी साथियों। राजपूतों में डाबरिया प्रथा जो है, इसमें क्या किया जाता है, जब कन्या का विवाह किया जाता है जैसे राजकुमारी वगैरह का, तो उस टाइम पे कन्या के साथ में दहेज के रूप में दास दासियों को दे दिया जाता है साथियों। तो वही डाबरिया कहलाती थी। विकल्प 4 सही है आपके प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हॉर्टिकल्चर का सही अर्थ है उद्यान कृषि का अध्ययन, टिश्यू कल्चर का अध्ययन, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन और पादप कृषि विज्ञान का अध्ययन। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। हॉर्टिकल्चर का इनमें से सही अर्थ आपको बताना है। भाई टिश्यू कल्चर नहीं रहेगा, शरीर रचना नहीं रहेगा, तो पहला या चौथा कौन सा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 2 में। तो साथियों इसमें सही आंसर देख लेते हैं कि भाई सही आंसर कौन सा रहेगा। तो भाई हॉर्टिकल्चर का जो आंसर है, जो अर्थ लिया जाता है, वो किससे लिया जाता है, फल फूल और सब्जियां उगाना। फल फूल और सब्जियां उगाना यहाँ पर हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो फल फूल सब्जियां यहाँ पर उद्यान कृषि का अध्ययन कहलाएगा। फर्स्ट चॉइस आपकी ये रहेगी। सेकंड चॉइस रहेगी आपके पादप कृषि विज्ञान का अध्ययन, क्योंकि पादप का मतलब पेड़ पौधों से लिया जाता है साथियों। तो पौधे, ये भी तो पौधे के ही प्रकार है, इसलिए चौथा विकल्प भी यहाँ पर सही रहेगा। लेकिन फर्स्ट चॉइस कौन सी रहेगी, उद्यान कृषि का अध्ययन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 3 है, कैमेलस ड्रोमेडेरियम किसका वैज्ञानिक नाम है। चिंकारा का, ऊंट का, गोडावण का और इनमें से कोई भी नहीं। तो सुन रखा होगा नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियम डेरियस का। किसका नाम है साथियों, ये हमारे राज्य पशु ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। 2014 में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। यहाँ सेकंड विकल्प सही रहेगा। तो आपके चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई। 1850, 1851, 1852 और 1853। तो साथियों प्रथम यात्री रेलगाड़ी की अगर हम बात करें भारत में, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1853 में। चौथा विकल्प सही है, जिसमें लगभग 400 यात्रियों ने यात्रा की थी साथियों, और लगभग ये 34 किलोमीटर के आसपास चली थी। 34 ही चली थी शायद, थोड़ा कंफर्म नहीं है। तो विकल्प 4 सही है आपके प्रश्न नंबर 4 में। ये तो क्लियर है कि 1853 में चली थी, मुंबई में चली थी, यात्रियों की संख्या 400 थी और शायद 34 किलोमीटर चली थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो कि पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं होगा। पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और इनमें से सभी। तो देखो पांचवें प्रश्न में जो आपके सही आंसर है, देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को और सही आंसर का चुनाव कीजिएगा। आज का तीसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट मैंने हिंदी का डाला था, दूसरा टेस्ट साइकोलॉजी का डाला था और ये तीसरा टेस्ट आज पर्यावरण का है साथियों। तो राइट आंसर रहेगा इसमें विकल्प नंबर 3। देखो पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों में पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, ये तो आएगा, लेकिन अधिकतम उपयोग संसाधनों का अधिकतम उपयोग करेंगे तो पर ये कोई पर्यावरण के शिक्षण में थोड़ी आएगा साथियों, उद्देश्यों में नहीं रखेंगे इसको, इसलिए थर्ड विकल्प पांचवें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे।
तो छठा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मंगल ग्रह इन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, पृथ्वी व बृहस्पति, बुध व पृथ्वी, बुध व बृहस्पति और पृथ्वी व शुक्र। तो भाई जैसे मान लीजिए कि भाई ये क्या है, सूर्य है। क्या है ये, सूर्य है साथियों। अब इसके बाद में सबसे पहले इसके बुध ग्रह है, यहाँ पर बिल्कुल पास में है। फिर बुध के बाद में एक और ग्रह है, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा मेरे, शुक्र है शायद या फिर ऐसे ही कुछ है। उसके बाद में आपके यहाँ पृथ्वी आती है, ठीक है। क्या आती है यहाँ, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में मंगल आता है और मंगल के बाद में बृहस्पति आता है साथियों। तो मतलब जो मंगल ग्रह है वो बृहस्पति और पृथ्वी के बीच में स्थित है। विकल्प आपका एक सही है छठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। तो 7वां क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है आपसे। 7वां प्रश्न ये देखिए, प्रश्न नंबर 7 को, तंबाकू से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है, एड्स, मलेरिया, कैंसर और एनीमिया। तो भाई एनीमिया तो खून की कमी से होता है, ये तो आपका आंसर नहीं है। मलेरिया मादा एनोफ्लिज के काटने से होता है, ये भी आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या है, तंबाकू से होने वाला रोग कौन सा है, कैंसर है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखेंगे। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके 8वां प्रश्न, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहेंगे, युगलिना को, वायरस को, प्लाज्मोडियम को या कवक को। तो साथियों 8वें क्वेश्चन में आपके जो सही आंसर रहेगा, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी वायरस या विषाणु होता है। सेकंड विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपके 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 2, 10, 5 और 12। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन होता है, इसमें कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चौथा विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो कुल पूछा है ना तो 12 ही रहेगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देता है, जिला प्रमुख को, वार्ड पंच को, प्रधान को या उप सरपंच को। तो भाई सरपंच अपना त्यागपत्र वार्ड पंच को तो देगा नहीं, बल्कि उप सरपंच को भी नहीं देता है, प्रधान को देता है। प्रधान क्या होता है, पंचायत समिति का प्रमुख होता है प्रधान। विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11वां प्रश्न, ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, मंगोलिया और मॉस्को। तो देखो ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल का नाम है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है साथियों, यूएसए में। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 11वें में। नेक्स्ट 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके 12वां क्वेश्चन क्या है, हरित गृह प्रभाव से आप क्या समझते हैं, वायुमंडल में CO2 सांद्रण में वृद्धि के कारण तापमान में जो वृद्धि होती है वो हरित गृह प्रभाव है। वायुमंडल में CO2 सांद्रण में कमी के कारण तापमान में जो गिरावट होती है वो हरित गृह प्रभाव है। वायुमंडल में O2 सांद्रण में वृद्धि के कारण तापमान में जो वृद्धि होती है वो है, या वायुमंडल में O2 सांद्रण में कमी के कारण तापमान में गिरावट होती है वो है। तो हरित गृह प्रभाव नाम सभी ने सुना होगा ग्रीन हाउस का। तो साथियों ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव क्या होता है, जब वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है, वही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। विकल्प 1 सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। तो 13वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्षस्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये सब किस चित्र शैली की विलक्षणता का उदाहरण है, कोटा शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली और देवगढ़ शैली। तो यहाँ नुकीली नाक आते ही यहाँ पर साथियों खींचा हुआ वक्षस्थल और नुकीली नाक दोनों से आप पकड़ सकते हो, ये किशनगढ़ शैली की चित्र शैली का उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके 13वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं, पुष्कर मेला, कोलायत मेला, महावीर जी का मेला और रामदेव जी का मेला। तो देखो महावीर जी का मेला करौली में है जिसमें मुस्लिम नहीं आते हैं, कोलायत मेला बीकानेर में है जिसमें मुस्लिम नहीं आते हैं,
पुष्कर मेले में नहीं आते, लेकिन रामदेव जी के मेले में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना का मेला माना जाता है इसको। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 14वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो 15वां प्रश्न है, मुर्गिया एक है, महिलाओं के हाथ का आभूषण, पुरुषों के कान का आभूषण, रियासती काल का एक लगान और आदिवासी पुरुषों का एक वस्त्र। तो साथियों, मुर्गिया का नाम सभी ने सुन रखा होगा। आभूषणों में पुरुषों के कानों में इसको पहना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। तो साथियों, 15वें क्वेश्चन को देख लिया हमने, दूसरा विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। तो 16वां क्वेश्चन आपके, देवनारायण जी की फड़ बाँची जाती है गुर्जर भोपों द्वारा, नायक भोपों द्वारा, कामर जाति के भोपों द्वारा और इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए 16वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है। देवनारायण जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, नाम सभी ने सुन ही रखा होगा। साथियों, इनकी फड़ किसके द्वारा बाँची जाती है, गुर्जर भोपों के द्वारा इनकी फड़ का गायन किया जाता है। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। तो आपके 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है आपके, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला पर, गंभीरी व खारी नदियों के संगम पर, बनास व बेड़च नदियों के संगम पर और गंभीरी व कोठारी नदियों के संगम पर। तो मतलब यूँ है कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले में, चित्तौड़ जिले में तो है, लेकिन साथियों कौन सी नदियों के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ है, आपको ये बताना है प्रश्न संख्या 17 में। तो भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है, अच्छी तरह से देख लीजिए प्रश्न को और सही आंसर का चुनाव कीजिए साथियों। तो साथियों, प्रश्न संख्या 17 में जो सही आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग इनमें से गंभीरी व बेड़त नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है ये आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 18 पर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18, निम्न में से आंसुओं में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, यूरिएज, एमाइलेज और लाइसोजाइम। तो देखो, आंसुओं में जो एंजाइम पाया जाता है उसका क्या नाम है साथियों, आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। इसकी वजह से ही जो आंसू है उनमें खारापन पाया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 18 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। 19वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया, 1955 में, 53 में, 1994 में और 1976 में। तो इसकी शुरुआत पूछी गई है कि सर्वप्रथम कब चलाया गया था साथियों। तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1953 में चलाया गया था। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। 20वां प्रश्न आपके है, समुद्री घोड़ा उदाहरण है, पिसीज वर्ग का उदाहरण है, मेमेलिया वर्ग का उदाहरण है, रेप्टिलिया वर्ग का उदाहरण है या मोलस्का वर्ग का उदाहरण है। तो समुद्री घोड़े का ये क्वेश्चन रीट में भी आ चुका है। तो देखो, समुद्री घोड़ा इनमें से किसका उदाहरण है, पिसीज वर्ग का ये उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 20वें में। लास्ट में कमेंट करके जरूर जाइएगा कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं 30 में से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं और टेस्ट कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बता करके जाइएगा। भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट व हिमालय, सुंडालैंड, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और इनमें से सभी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं साथियों, जहां पर वह प्रजातियां पाई जाती है जो कि विलुप्ति की कगार पर है, वो होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो भारत में पश्चिमी घाट और हिमालय, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सुंडालैंड, ये तीनों ही साथियों भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये आपके सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 21 में। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके 22वां क्वेश्चन है, एक्वापोनिक कृषि की सीमा या दोष है, उर्वरकों का प्रयोग न किया जाना, जल में पोषक तत्वों का अभाव, भूमिगत फल व सब्जियों के उत्पादन हेतु उपयुक्त नहीं और नाइट्रिकारक जीवाणुओं का प्रयोग। तो देखो, जो एक्वापोनिक कृषि है साथियों, इसमें उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं जल में,
नाइट्रिकारक जीवाणुओं का प्रयोग साथियों ये कोई दोष नहीं है। दोष क्या है इसका? भूमिगत फल व सब्जियों के उत्पादन हेतु ये उपयुक्त नहीं मानी जाती है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 पर। तो चलिए 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है? परिवार में संयुक्त रसोई होती है, उत्पादन साधनों पर न कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है, देवी देवताओं की उपासना का एक सामान्य स्थान होता है और उत्पादन साधनों पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व होता है। तो देखो संयुक्त परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार की संयुक्त रसोई भी होती है, देवी देवताओं की उपासना का एक सामान्य स्थान भी होता है और उत्पादन साधनों पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व भी होता है। लेकिन साथियों यहाँ ये जो दूसरा विकल्प है ये गलत है, क्योंकि ये क्या कह रहा है? उत्पादन साधनों पर न कि उपभोग पर। तो भाई उत्पादन पर भी सभी का स्वामित्व और उपभोग पर भी सभी का स्वामित्व होता है। यहाँ पर ये नए शब्द गलत आ गया, इसलिए सेकंड विकल्प आपके 23 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। 24वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? जयपुर रियासत, कोटा रियासत, जोधपुर रियासत और बूंदी रियासत। तो भाई बाल विवाह को प्रतिबंधित करने मतलब रोकने के लिए जो सबसे पहले कानून जिस रियासत के द्वारा राजस्थान में बनाया गया था उस रियासत को जोधपुर रियासत के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो चलिए 25वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न नंबर 25 है, साइलो है जुताई का एक उपकरण, कटाई का एक उपकरण, कटाई के समय का एक त्योहार और फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार गृह है। तो भाई देखो साइलो का मतलब किससे लिया जाता है? फसल भंडारण हेतु जो बड़े शीत भंडार गृह होते हैं जहाँ पर फसलें ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकती है वही कहलाता है साइलो। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस महिला पर्वतारोही का संबंध जम्मू कश्मीर से है? संतोष यादव, मालावत पूर्णा, प्रेमलता अग्रवाल और संगीता बहल। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो कौन सी पर्वतारोही इनमें से जम्मू कश्मीर से संबंधित है साथियों? देखो संतोष यादव, मालावत पूर्णा, प्रेमलता अग्रवाल तीनों ही आपका आंसर नहीं है, बल्कि जो संगीता बहल है ये जो है ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां क्वेश्चन है आपके, पर्यावरण वह सब कुछ है। क्या है? पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए हैं और उस पर सीधा प्रभाव डालता है। पर्यावरण की यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की, थॉर्नडाइक की, निम्बर्ट की और हॉल की। तो पर्यावरण के संबंध में उपरोक्त ये जो परिभाषा दे रखी है ये परिभाषा निम्बर्ट के द्वारा दी गई है कि सब कुछ चीज़ें आ जाती है पर्यावरण में जो व्यक्ति को चारों ओर से घेरती है और उस पर प्रभाव डालती है सीधे तौर पर। तो विकल्प 3 सही है 27वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। तो 28वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह शिक्षण सिद्धांत है। आवृत्ति का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो अर्जित ज्ञान को, जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, यदि साथियों हमें उसको स्थायी बनाना है तो इसके लिए हम जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग करेंगे वो है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब दोबारा से उस चीज़ को पढ़ेंगे, दोबारा से उस चीज़ को करके देखेंगे, तो बिल्कुल अर्जित उससे ज्ञान स्थायी हो जाएगा। इसलिए विकल्प नंबर आपका 1 सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। तो 29वां क्वेश्चन आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट कीजिएगा साथियों। प्रश्न पे डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं। अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है, वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, कल्पना को ठोस आधार बनने में सहायक है और इनमें से सभी। तो जो अवलोकन विधि है पर्यावरण की, इसकी कौन सी विशेषता है? तो अवलोकन विधि में क्या होता है? अनुभव स्पष्ट होता है, व्यवस्थित होता है, जो वस्तुएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, इनका प्रत्यक्ष दर्शन इस विधि में होता है, कल्पना को ठोस आधार बनाने में ये सहायक है। मतलब उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है वो आपका सही आंसर है 29वें क्वेश्चन में। तो चलिए आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम और 30वां क्वेश्चन है, जब कभी हम
छात्रों के समक्ष बहुत से तथ्य उदाहरणीय वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं, फिर उनसे अपने स्वयं निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम किस शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं? खोज विधि, योजना विधि, आगमन विधि और संश्लेषण विधि। छात्रों के सामने हमने क्या किए? उदाहरण प्रस्तुत किए। उदाहरण के बाद में स्वयं निष्कर्ष निकालने के लिए आप उदाहरणों के आधार पर कह रहे हो, तो साथियों ऐसी विधि को हम आगमन विधि के नाम से जानते हैं, क्योंकि उदाहरण से नियम इसी में निकाले जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 30वें क्वेश्चन में। ये पर्यावरण का टेस्ट नंबर 10 पूरा हुआ। आपके वापस कल 3 वीडियो जाएंगे, हिंदी, साइकोलॉजी और पर्यावरण के। हो सकता है शिक्षण विधियों का भी आपके कल 100 प्रश्नों का वीडियो आ जाए, तो तैयार रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।